जी जी जी। ठीक है। ठीक रोशन है। भाई गुड मॉर्निंग। तो रोशन भाई का जो है कैश कैपिटल बजटिंग का अटेम्प्ट नहीं किया है, आई बिलीव क्वेश्चन रोशन भाई ने। रोशन भाई ने अटेम्प्ट नहीं किया कैपिटल बजटिंग का सवाल। ठीक है रोशन भाई। अनस भाई आप हो या नहीं हो? क्या नरेश भाई? आप अच्छा आप हो। हम्म। अच्छा तो कैपिटल बजटिंग का सवाल आपका जो गलत हुआ, समझ आया आपको? ये कौन? एक सवाल आपका गलत हुआ था। Oh, I have doubt here about the account receivables and payables. तो The first question. अच्छा, तो उसमें क्या बताना है बोलिए। Oh, accounts receivable and accounts payable. तो बताना है उसमें ना। Yes, please. जो आपका गलत हुआ था वही था क्या? Yeah. तो पहले तो हम लोग चलते हैं, मैं उस पे आऊंगा, बट बिफोर गोइंग आई जस्ट वांट टू। Okay, okay, no problem. मैं उस पे जाऊंगा, बट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि व्हाट आर द टेक्निक्स वी आर यूजिंग, तो आई हैव रिटन हियर द टेक्निक्स। तो वी डिस्कस द पे बैक पीरियड, आई बिलीव वी डिस्कस द पे बैक पीरियड। ठीक है। उसके बाद Okay. नेट प्रेजेंट वैल्यू आल्सो वी हैव डिस्कस्ड। Internal rate of return I have not discussed. PI I have not discussed. Capital rationing I have not discussed. But before coming to that level, I just want to have 1-2 question so that I can discuss more about the cash flow. Because if you see in papers that the examples are all most of the time asking about the cash flows. आज पार्ट 1 ही है। नहीं रे बाबा, पार्ट 2 है भाई। क्वेश्चन अटैम्प्ट तो करते नहीं हो आप आजकल। नहीं, मैंने भेजा था उस दिन जो फॉर्म आया था उसके आंसर आपने तो चेक नहीं किया। किधर? मैंने 2 बंदों का आया था, अब 2 बंदों में आप नहीं थे। आपने नहीं, मैंने भी भेजा था कुछ। अब भी दिखाएगा। देखो यहाँ पे एक AJ38 आई डोंट नो किसी का है, DXBANA संसार भाई का है, ये मेरा है जो मैंने 10 मार्क्स स्कोर किया था। ठीक है। आपने जो नहीं, अटेम्प्ट मेरा भी भेजा था, आया नहीं होगा फिर। नहीं, आपने जो हमको भेजा था वो सिर्फ बजट का भेजा था, कैपिटल बजटिंग नहीं भेजा था। हाँ, बजटिंग का ही भेजा था। तो ये बजट दूसरा वाला आया ही नहीं मुझको, इतना डिफिकल्ट है ये। नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, अभी हम ले रहे हैं ना। ये वाला सवाल था ना पहला, OSL इंडस्ट्रीज, यही था ना? मालूम, मैंने ओपन किया, मुझे कुछ समझा ही नहीं तो मैंने बंद कर। नहीं तो उसके लिए कैलकुलेटर, कलम, हिम्मत, 3 चीज लेना पड़ता है। ठीक है। कैलकुलेटर, कलम और हिम्मत।
तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल्सो इंडस्ट्री नीड टू एड अ स्मॉल प्लान टू अकोमोडेट अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई द बिल्डिंग मटेरियल फॉर 5-year पीरियड। 5 साल के पीरियड पे आपको एक काम करना है जिसमें आप 5 साल तक मटेरियल का सप्लाई करेंगे। उसके लिए आपको इनिशियल इनफ्लो आउटफ्लो चाहिए। कितना? बिल्डिंग पे 5 लाख। कितना चाहिए जी? बिल्डिंग पे 5 लाख चाहिए। उसके बाद न्यू लैंड पे 5 लाख चाहिए। बिल्डिंग पे आपको कितना चाहिए जी? 2 मिलियन चाहिए। चाहिए। उसके बाद इक्विपमेंट पे 3 मिलियन चाहिए। तो इक्विपमेंट पे 3 मिलियन चाहिए। पैसा चाहिए। बोला also uses the straight line depreciation method for the tax purpose and straight line and will depreciate building over 10 years and equipment for 5 years। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो बिल्डिंग है उसको वो 10 साल में डेप्रिशिएट करेगा। तो यानी कि लाइफ बिल्डिंग को 10 साल, इक्विपमेंट को 5 साल में डेप्रिशिएट करेगा। ठीक है। साथ में उसका टैक्स रेट दिया हुआ है 40%। टैक्स रेट दिया हुआ है 40%। बोला रेवेन्यू फ्रॉम दी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो आएगा 1.2 मिलियन का एनुअल रेवेन्यू है। तो एनुअल रेवेन्यू कितना है? 1.2 मिलियन। तो 1 2 3 4 5 आ जाओ। एंड कैश एक्सपेंसेस कितना है जी? 3 लाख का। तो 3 लाख का आप एक्सपेंस लिख लो। कैश एक्सपेंसेस 3 लाख का। एट द एंड ऑफ 5th ईयर, 5वें साल पे सेल वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है। तो लैंड दिया हुआ है कितने का जी? 8 लाख का। ये 5 लाख का। आठ लाख मिलेगा। और बिल्डिंग का कितना मिलेगा जी? 5 लाख मिलेगा। 5 लाख मिलेगा। It is further assumed that equipment will be removed at the cost of 50 and sold for 300,000। तो नेट में आपको जो पैसे रिकवर होंगे वो होंगे 250,000। ठीक है। 3 लाख रुपया में बेचिएगा और 50,000 का पेमेंट जाएगा। तो इसका मतलब है कि नेट में आपको जो पैसे मिलने वाले हैं वो क्या मिलने वाले हैं जी? 250,000। बोल रहा है कि अपने को बताना है कि यूटिलाइज द नेट प्रेजेंट वैल्यू टू एनालाइज द इन्वेस्टमेंट। उसको एनपीवी मेथड यूज करता है। वो बोल रहा है कि नेट कैश फ्लो फॉर पीरियड 3, यानी तीसरे साल पे मेरा क्या कैश फ्लो बनेगा वो बताना है। तो तीसरे साल में मेरा कैश फ्लो क्या बनेगा वो बताना है। तो सबसे पहला जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि ये कैश एक्सपेंसेस है। ठीक है। और ये हर साल का रेवेन्यू है, ये हर साल का एक्सपेंसेस है। तो हर साल वो ऑपरेटिंग इनकम कितना कैश बेसिस पे कितना कमाता होगा? ये इस पे वो टैक्स कितना देता होगा? 40%। यानी आफ्टर कैश आफ्टर टैक्स उसके पास कितने पैसे बचते होंगे? इनकम आफ्टर टैक्स 540। अब डेप्रिसिएशन के ऊपर हमको निकालना पड़ेगा टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपसे
कोई डिस्काउंटिंग का परसेंटेज नहीं दिया है, ठीक है, इसमें कोई डिस्काउंटिंग का परसेंटेज नहीं दिया है। तो आपको टैक्स शील्ड और डेप्रिसिएशन जो निकालना पड़ेगा, तो पहले बताएं बिल्डिंग पे क्या डेप्रिसिएशन आएगा। बिल्डिंग था 2 मिलियन का, 10 साल का लाइफ था, तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना हो गया जी? 20 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। तो 2 लाख के ऊपर टैक्स शील्ड अगर निकालेगा तो कितना परसेंट आएगा? 1 - 6, नहीं नहीं रे बाबा, डायरेक्ट परसेंटेज लगता है 80,000। 80,000। उसी तरह इक्विपमेंट, इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन आपका कितना बनेगा? 6 चौक 24, 240। 240, ठीक है। तो ये उसको टैक्स शील्ड से आ जाएगा। उसके बाद ये तो हो गया। अब देखिए, ये 2 चीज क्लियर है। ये उसको तीसरे साल में तो ये कैश फ्लो बनेगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल है कि इसमें अगर ये बोल रहा है कि यूटिलाइज द नेट कैश फ्लो फॉर द पीरियड 3 वुड बी, तो आई थिंक अगर 860 है या कुछ और है, पता नहीं, मेरे को आंसर नहीं पता है। 860 है आंसर। आंसर पहले का 860 है। किसी एक का खोलना पड़ेगा लग रहा है, मैं अपना ही खोलता हूँ, मेरा 10 ही नंबर आया था। तो पहले साल का 860 है। तो ये 860 पे कोई डाउट है क्या? प्लेन प्लेस इंफॉर्मेशन पे ये जितना इंफॉर्मेशन है उतना में इस पे कोई डाउट है क्या? नहीं, नहीं। लेकिन एक चीज और इस पे हो सकता है, वो ये हो सकता है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एज्यूम्ड सेल वैल्यू, अगर वो तीसरे साल का मांग रहा है इसीलिए सिर्फ इतना सा काम होगा, ये तीसरे साल का रेवेन्यू है। अगर ये 5वें साल का होता, ये है तीसरे साल का, एंड ये तीसरे साल का नहीं, ये आपके हर साल का है एक्चुअल में देखा जाए, इधर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स और 5 ईयर्स। बट 5 ईयर्स पे अगर इसका निकालना चाहिए तो 5th ईयर में क्या आएगा, मैं वो आपको बताता हूं। 5th ईयर में यहां तक तो सब कुछ आएगा ही आएगा। ठीक है, फिफ्थ ईयर में क्या और एक्स्ट्रा क्या आएगा? अगर कोई भी आदमी मेरे को, अनस भाई आप मेरे को बता सकते हो 5th ईयर में क्या होगा एक्स्ट्रा? 5th ईयर में वो बिल्डिंग सेल्स अनदर। हाँ, तो हमको लिखने पड़ेगा कैश फ्रॉम सेल ऑफ, पहला तो लैंड से निकाल लो। लैंड से कितना आएगा बताइए? 8 लाख। 8 लाख नहीं, हाँ 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 हाँ। लैंड एंड बिल्डिंग 1,60,000। 1,60,000। 5 लाख की लैंड है, 8 लाख में बिकी, 3 लाख आना चाहिए, लेकिन डेप्रिसिएशन भी तो है। लैंड में डेप्रिसिएशन कब से होने लगा? 3 लाख आना चाहिए इसका। 3 लाख आना चाहिए। मिराज भाई, देयर इज अप्रिसिएशन 8 लाख आना चाहिए ना लैंड को। देखो भाई, आप लोग एक चीज भूल रहे हो, सेल ऑफ लैंड करो आप पहले, सेल ऑफ लैंड।
8 लाख का, ठीक है। लेस करो क्या, कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ लैंड कॉस्ट ऑफ लैंड। तो कर दो, कितना आया? 5 लाख 3 लाख आना चाहिए। तो ये हो गया कैपिटल गेन। ये क्या हो गया जी? कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन है तो सरकार आपसे क्या मांगेगा? टैक्स टैक्स मांगेगा। टैक्स 40 मांगेगा 3 लाख का कितना परसेंट? 40 यानी आपके हाथ में इफेक्टिव पैसा 180 कितना आएगा? 180 इफेक्टिव कैश फ्लो क्या आएगा? भाई आपके हाथ में कैश रिलीज कितना होगा वो बताइए। 680। 680। आपको ये लॉजिक समझ आई कि नहीं आई? चलो, तो यहाँ लिख लोगे आप 5वें साल में कि 680 का लैंड से पैसा आएगा। आ जाओ भाई, आज ये सवाल मैं आपको पूरी करके बताता हूँ, एकदम पूरी जलेबी के साथ। आइए जिलेबी साथ। आ जाओ। ये 5 साल के बाद कितने में बिक रहा है? 5 लाख में। 5 लाख में। आ जाओ, पहले 5 साल के बाद लिखो बुक, पहले लिखो सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग। अच्छा, लेस बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। कोई आदमी बताएं क्या बचेगा बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग? 5वें साल बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बैठेगा, ये तो ये समझे आप, 9 लाख। देखिए, ये हर साल का डेप्रिसिएशन है, यानी कि ये 20 माइनस ब्रैकेट के अंदर 20 इंटू 5, यानी कि ये बचेगा इसका बुक वैल्यू। इसका मतलब आपका कैपिटल लॉस कितना होगा? गेन की जगह आपको यहाँ पे लॉस होगा। तो आपको जो टैक्स की सेविंग होगी, टैक्स शील्ड ऑन लॉस ऑफ बिल्डिंग 5 लाख इंटू 40%, 2 लाख। तो आपके लिए अगर इफेक्टिव कैश फ्लो हम मांगे तो आप क्या बोलिएगा? 8 लाख। 8 कैसे? 10 में 700 आएगा, 700,000 आएगा 3 लाख 3 लाख। प्लस गेन टैक्स शील्ड। चलो आ जाओ, सेल ऑफ इक्विपमेंट। बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट कितने का है? 30 का। इसमें हर साल जो डेप्रिशिएट हुआ वो कितना से हुआ था? 30 इंटू 5। इक्विपमेंट पूरा हो गया ना? पूरा हो गया तो जीरो लिखूंगा ना भाई। तो जीरो आया कैसे वो तो तो मेरे लिए कैपिटल गेन कितना हो गया? कैपिटल गेन 250 माइनस टैक्स। माइनस टैक्स कहाँ, अभी तो कैपिटल गेन बोल रहा हूँ, टैक्स तो बाद में बताऊंगा। नाउ टैक्स कितना होगा? टैक्स 100 इंटू 40%। तो आपके लिए इफेक्टिव कैश कितना होगा? 150। ये जो
पांचवें साल में जब आप हिसाब करेंगे तो कैश फ्रॉम लैंड ये आ जाएगा, कैश फ्रॉम बिल्डिंग क्या आएगा, $700, कैश फ्रॉम इक्विपमेंट कितना आएगा जी, 150। यानी 5th ईयर में जो मेरे पास टोटल कैश आएगा वो ये आएगा। कितना आएगा जी? ये 1.5 लाख कहाँ से आया भैया? 1.5 लाख इक्विपमेंट का है ना भाई, टैक्स काट के। अच्छा, अगर इसकी लॉजिक क्लियर है ना तो आपके 80% क्वेश्चन सॉल्व है। इसे एक दफा आप रिवाइज करें भाई जी। इसको मैं रिवाइज कर रहा हूं। देखिए, इस सवाल में बोला था कि ये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, लैंड 5 लाख, बिल्डिंग 2 मिलियन, इक्विपमेंट 3 मिलियन। लैंड की लाइफ में कुछ होती नहीं क्योंकि लैंड की लाइफ अनलिमिटेड होती है, बिल्डिंग की जो लाइफ है वो 10 साल है और इक्विपमेंट की 5 साल है। अब चूंकि उसने बोला है कि बिल्डिंग पर 10 साल यूज होगा, तो जिस वक्त डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था उस वक्त उन्होंने साल्वेज वैल्यू कुछ एस्टिमेट नहीं किया था, तो हम मान के चलेंगे कि 0 साल्वेज वैल्यू है। क्या है? 0 साल्वेज वैल्यू है। तो इसका मतलब इसका जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, दिस इज द डेप्रिसिएशन। ये जो निकला वो क्या निकला जी? डेप्रिसिएशन निकला। फिर डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट निकला कैसे? 3 मिलियन डिवाइड बाई 5। तो अगर तीसरे साल का चूंकि सवाल हमसे पूछा था तो सिंपल था कि हमको कैश में 1.2 मिलियन अगला से मिलता, उसके अगेंस्ट 3 लाख का हम खर्चा पे करते, यानी 9 लाख रुपया बच जाता। 9 लाख के अगेंस्ट में हम टैक्स पेमेंट करते, 5,40,000 इनकम आफ्टर टैक्स निकल जाता है कैश बेसिस पे। अब चूंकि हम डेप्रिसिएशन ऊपर में अलाउ नहीं किए थे, इसीलिए नीचे टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। अब डेप्रिसिएशन मेरा 2 आइटम पे है, बिल्डिंग पे है और इक्विपमेंट पे है। तो बिल्डिंग पे 2 लाख का 40% 80,000 और इक्विपमेंट 6 लाख का 40% 2,40,000, यानी कि 8,60,000 रुपया मेरा 3rd ईयर का कैश फ्लो आ गया, जो कि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था। अभी मैं एक स्टेप आके लेके गया आपको। मैंने बोला क्वेश्चन अगर 5th ईयर का मांगता तो आप क्या करते? तो आपको यहां तक का सारा कैलकुलेशन सेम था, आपके पास एक्स्ट्रा जो काम करना था वो ये करना था, चूंकि सब एसेट को आपको रिलीज करना था, हटाना था, बेचना पड़ेगा। क्यों? आपका प्रोजेक्ट 5 साल का है, उसके बाद आप एसेट को क्या करेंगे? तो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सेल वैल्यू, तो लैंड की सेल वैल्यू 8 लाख दी हुई थी। तो चूंकि 8 लाख में बेचते, 5 लाख का उसमें कॉस्ट लगा हुआ था, तो 3 लाख का कैपिटल गेन हो गया। 3 लाख के अगेंस्ट में आपको 120 का क्या देना पड़ेगा? टैक्स ऑन गेन देना पड़ेगा। बाकी जो बचेगा वो आपका हो जाएगा 6,80,000 कैश, इफेक्टिव कैश आफ्टर टैक्स। खत्म। सेकंड, मैंने बोला कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग को आपने 5 लाख में, बिल्डिंग जो है उसको आप 5 लाख में बेच रहे हो, जिसका अभी कैरिंग वैल्यू बुक्स में दिया हुआ है, जिसको बुक वैल्यू बोला जाता है, वो है 10 लाख का। 10 लाख निकालने के लिए मैंने बोला कि 20 लाख की बिल्डिंग थी, आप हर साल 2 लाख करके डेप्रिसिएशन दे रहे थे, 5 साल में आपने 10 लाख तक का डेप्रिसिएशन दिया, तो ये 10 लाख का आपका बुक वैल्यू आ गया। ये बुक वैल्यू यहाँ चला आया, तो आपका कैपिटल लॉस हो गया 5 लाख का, आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल जाएगा 2 लाख का, यानी कि 5 लाख और 2 7 लाख रुपए का आपके लिए इफेक्टिव कैश फ्लो हो जाएगा। अब फिर मैंने बोला कि एक काम कर ले, इक्विपमेंट का हिसाब बनाए। तो इक्विपमेंट चूंकि हमने जिस वक्त लिया था उस वक्त मैंने लिया था 3 मिलियन का, 3 मिलियन का इक्विपमेंट लिया था, और 3 मिलियन के इक्विपमेंट का लाइफ 5 साल रखा था, और 600,000 करके
5 साल में हमने ऑलरेडी 3 मिलियन डेप्रिशिएट कर दिया, यानी इसकी बुक वैल्यू 0 आ गई। तो ये बुक वैल्यू हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब 0 लिखने के कारण हमको 250 रुपए का पूरा गेन हो गया। उसमें हमने टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को दिखा दिया। बाकी जो मेरे हाथ में जो बचा वो क्या बचा, 150 का हमको क्या हो गया जी, इफेक्टिव कैश फ्लो हो गया। अब इसको हम यहाँ उठा के ला दिया, यानी कि ये 3 पैसे हमको यहाँ पे लाने पड़ेंगे, तब जाके हमको टोटल मार के मेरे हाथ में जो कैश फ्लो बनेगा वो 2.39 मिलियन का कैश फ्लो बनेगा एट द एंड ऑफ 5th ईयर। ठीक है, तो ये सवाल था एक साल। जी भाई, जो इसका क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन था, लेकिन मैंने उसको क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, वो तो आपने बढ़ा दिया, वो हाँ। क्वेश्चन इसी एक्सेल के अंदर ऐड कर दें आप। एक्सेल के अंदर ऐड किए देते हैं भाई, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नहीं मैं लिख भी दे रहा हूं कि इसमें मैंने 5 साल पे भी कर दिया, 5 साल पे क्या आया। तो और आज जो सवाल कीजिएगा वो समझ लिए कि सीएमए के लिए वो है एकदम जुगाड़ सवाल है, जिसको आप कर लेंगे तो आपका कैपिटल बेटिंग आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। अनस भाई, आपकी क्लैरिटी इस लेवल पे आ गई? यस यस यस, समझाया महाराज भाई। आपको अभी कोई डाउट नहीं है? अभी आप एकदम आराम से। इसमें नहीं, ये नहीं था मेरा क्वेश्चन। फर्स्ट वन, नोट दिस वन। नो 5th ईयर वाला जो काम किया उसको समझा। हाँ, क्योंकि देखो 5th ईयर नहीं कभी पूछा है, तो आपका दिमाग उस लेवल पे जाके काम करना चाहिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। चलो, आपका इस पे सवाल था क्या? मेरा क्वेश्चन वाज स्काईटॉप इंडस्ट्रीज। अच्छा, ये स्काईलाइन आपको क्लियर है क्या? यस। ये कोई आदमी करे ही नहीं है ना, तो हमको बोलने में मजा नहीं आता। रीजन ये होता है कि अगर आप एक बार प्रैक्टिस करो ना तो थोड़ा सा स्काईटॉप। हाँ, आपको पता है अब पीछे अपने क्या नाम है, हमारे कमाल भाई ने नहीं की है, रोशन भाई ने प्रैक्टिस नहीं करी है। यार तुझे मेरे तो सारे हालात बता मेरे भाई। ये बात रिकॉर्ड हो रही है ऑन एयर, सारे हालात। चलो, ये एक सवाल है, काफी समझने वाला सवाल है, इसको देख ले। ये क्या बोलता है, कोलवर्न कॉर्पोरेशन इज कंसिडरिंग द एक्विजिशन ऑफ न्यू कंप्यूटर एडेड मशीन टूल टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, यानी ये क्या है सवाल, रिप्लेसमेंट का सवाल है। ठीक है, और साथ में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो रिप्लेसमेंट होगा उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसने बोला कि आपकी जो सेविंग होगी वो ये होगी 28,400 की सेविंग होगी। सेविंग होगी 28,400 की आपकी सेविंग होगी। ठीक है, उसके बाद अगला बोला है कि एनुअल डेप्रिसिएशन जो है नए मशीन का है 1600। डेप्रिसिएशन है नए मशीन का 1600 है, 16,000 है, 16,000 है। ओल्ड का आपका कितना है जी? 1600। साथ में टैक्स का रेट दिया हुआ है 40%। 40%। तो अभी देखिए, आपको
टेक्निकली जो डेप्रीशिएशन का जो डिफरेंस है उस पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, टैक्स शील्ड निकालना पड़ेगा। टैक्स शील्ड, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ तो निकाल ले, काफी इजी है, तो बताएं कितना आएगा। 1600 माइनस 1600 इंटू 40 मतलब 5760 आएगा टोटल। अच्छा देखिए, सबसे पहले आपको डेप्रीशिएशन का डिफरेंस क्या है, ये है टैक्स शील्ड ऑन डेप्रीशिएशन कितना है आपका, ठीक है 5760। ये सेविंग है। सेविंग के मामले में क्वेश्चन कुछ बोला है क्या, ये सेविंग जो है आफ्टर कैश फ्लो है या बिफोर कैश फ्लो है, नहीं पता, तो मैं मान के चलूंगा कि दिस इज बिफोर कैश फ्लो है, तो इसमें मैं आफ्टर टैक्स कैश फ्लो बताऊंगा। आफ्टर टैक्स कैश फ्लो बताना है इनटू 1 माइनस दिस। अब ये अगर आपके लिए जो इफेक्टिव कैश फ्लो बनेगा, ये दोनों का 160 सबमिशन हो जाएगा, दोनों का सबमिशन, तो ये हमारा आ जाएगा एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। एक मिनट दोबारा खोलना भाई, ये 17,040 ये आफ्टर टैक्स है ना। ठीक है। अच्छा, ये सवाल बनना चाहिए कि हम ये डेप्रिसिएशन माइनस क्यों किया। इसका डेप्रिसिएशन माइनस होने का जो रीजन है वो ये है कि एक पुराने पे तो आपको 1600 के लेवल का बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन आप चूंकि नया लेने जा रहे हैं तो आपको 16,000 का बेनिफिट मिल रहा है, तो इफेक्टिव बेनिफिट सिर्फ 14,400 का है आपको, इसीलिए 14,400 का सिर्फ टैक्स शील्ड निकालना पड़ेगा इस सवाल पे। ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट के ये हल्के ऐसे सवाल आते हैं, और थोड़े ट्रिकी जो सवाल होंगे वो भी आएंगे हम लोग को शायद कहीं। ये वाला था क्या आपका? यस यस काइट ऑफ। हाँ, तो इसमें क्या था, कैपिटल इसमें payables increase 15,000, inventory 50,000. This was confusing. ओए बाबा, कुछ नहीं है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होगा। Increase. देखिए, अब स्काई टॉप इज एनालाइजिंग अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट यूजिंग द DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो सिस्टम। The new equipment will cost 250,000। तो नया इक्विपमेंट का कॉस्ट कितना है जी? न्यू 250,000 नए इक्विपमेंट का कॉस्ट है। बोला द इंस्टॉलेशन एंड एग्रीगेट चार्ज जो है वो कितने का है? 25,000 का है। तो टोटल अभी तक तो 275 का हमको लग रहा, आगे चेक करूंगा। Existing machine will be sold immediately after the sale, after the installation of new one. The existing machine equipment has a tax basis of 1 लाख, यानी उसकी जो टैक्स की वैल्यू है 1 लाख है, एंड द मार्केट वैल्यू इज 80,000। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसकी जो बुक वैल्यू है, यानी उसकी अगर
देखी जाए तो उसका सेल्स वैल्यू कितना है जी? सेल्स वैल्यू है 1000 और बुक वैल्यू कितना है जी? 100,000। ठीक है, तो मेरा कैपिटल लॉस हो गया। मेरे को टैक्स शील्ड कितना का मिल जाएगा जी? कुछ टैक्स का रेट है 40%, तो इसका 40% इफेक्टिव कैश फ्लो मेरे लिए कितना है? 88,000। ठीक है, हो गया। विल जनरेट द एडिशनल रिसीवेबल 30,000 का, यानी वर्किंग कैपिटल में चेंजेस चेक करना है। तो AR कितने का बढ़ रहा है? 30,000 का, एंड AP बढ़ रहा है 15,000 का। तो नेट वर्किंग कैपिटल कितने से बढ़ रहा है आपको जी? तो इफेक्टिव 15,000। मिराज भाई, हाँ हाँ, इधर 30,000 इन्वेंट कैसे आया 0 ईयर में? कहाँ इन्वेंट्री थे? 30,000 किधर आया? सॉरी, हियर इन्वेंटरी 30,000। AR एंड इन्वेंट्री मिला के है ना, वो कैसे बढ़ा हमको क्या पता। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मेरा बढ़ गया। ही इज जस्ट आस्किंग कि मेरा लेकिन 0 ईयर में कैसे बढ़ जाएगा? अरे भाई, जीरो ईयर पे एस्टिमेटेड है ना वो, आप उसको एडिशनल कैश में रखना पड़ रहा होगा, या फिर नए के कारण उनको कोई किसी को इन्वेंट्री बाहर से प्रोक्योर करना पड़ रहा होगा अभी तुरंत उस काम के लिए। नहीं समझे? आज दे आर शिफ्टिंग टू न्यू, तो हो सकता है कि उसमें कंज्यूमेबल्स ज्यादा चाहिए होगा, तो दे हैव टू बाय इट टुडे ना। ठीक है, तो उसकी ये रीजनिंग है एक्चुअल में। ठीक है, और साथ में बोल रहा है कि एनुअल इंक्रीमेंटल टैक्स इनफ्लोज दिया हुआ है 75,000 का, बाद की चीज है। हमसे क्या बोल रहा है कि टोटल कैश फ्लो बताना है 0 ईयर पे। तो 0 ईयर पे जो मेरा आउटफ्लो है वो क्या आएगा? 275 माइनस दिस प्लस दिस, 2,02,000। डी आना चाहिए आंसर। डी है क्या आंसर? डी है आंसर, 2,02,000। 192 192 आंसर। 2,02,000 है भाई। 2,02,000। ओके, 182 मेरा रॉन्ग आंसर है। ठीक है। अभी इस सवाल पे आप लोग को 2-3 चीजें हमसे क्लियर कर सकते हैं। पहला चीज कि इस पे, तो इसका मैंने आपको बता दिया कि वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये मान के चलेंगे इट इज लाइक न्यू एडिशनल इन्फ्यूजन ऑफ कैश, यानी नया पैसा लगा रहे हो। ठीक है, आपको ये इनिशियली आपको मान के यही चलना है कि इमीडिएट उसको कोई इन्वेंट्री बाई करनी पड़ी होगी क्योंकि वो नए मशीन में लगेगा, तो उसके कारण उसका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गया। सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप निकालना अगर सीख चुके हैं तो बहुत सारा सवाल आपका आसान हो जाएगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लोग से मिस्टेक होता है। ठीक है, बाकी और कोई सवाल पे मिस्टेक नहीं होता इस सवाल पे। जो मिस्टेक होते हैं लोग से वो यहीं पे होते हैं। ठीक है भाई, आ जाइए। अब यही सवाल पे अगर मैं आपको बोलूं एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है
तो नई मशीन है ना, नए मशीन उसकी लाइफ है, न्यू मशीन जो है, सेम सवाल, आई एम जस्ट एडिंग वन लाइन, लाइफ ऑफ न्यू मशीन इज लाइक 5 year। क्या दूसरा ले लेते हैं प्रॉपर जो क्वेश्चन हो। जी भाई, ये सवाल बना के दिखाएं आप लोग, 10 नंबर सवाल। फिर मैं इसी सवाल पे IRR और PI खत्म कराऊंगा अभी। Miraz bhai, there is one more question, skyline. Can you do that one also once you're free? हाँ, हमको तो स्काई लाइन एक ही दिख रहा। पूरे में स्काई लाइन एक ही दिख रहा। एक ये है स्काई लाइन का। Yeah, this one. तो दिस इज यू हैव डन ना, ये नहीं, तो नहीं। No, हाँ? that one sky top दूसरा है। बट ये तो आपका sky सही top है ना, something like that. दिस इज यू हैव डन ना, दिस इज ये तो करेक्ट सही। ना। Yes, I have done, but बट what is Mark's depreciation schedule? this is the as per the US income tax. You don't need to know how it is calculated. This is just a simple percentage. You have to multiply and get the depreciation. That's all. इसे कराना जरा यार इनको। That's all. Okay. That's all. Done. चले अब मैंने यार अभी जिलेबी से समझा। अभी ये कोलकाता में सबसे सुबह का यही ब्रेकफास्ट होता है, पूरी जलेबी, दही जलेबी। ब्रेकफास्ट इतना मीठा वाला। हाँ भाई, हम लोग मिष्टी बोलता है, मिष्टी खाता है। देखो भाई, बोलते हैं स्काईलाइन इंडस्ट्री इज एनालाइजिंग द कैपिटल प्रोजेक्ट, द न्यू प्रोजेक्ट इज रिक्वायर्ड कैश फ्लो 350,000 विद 25,000। तो ऐसे लिखने का 3,25,000, यानी कि 3,25,000 तो अभी चाहिए। हो गया, बोल रहा है एंड द 5 years MRPS 3,50,000 है मिराज भाई अभी। अच्छा, तो 350 ऊपर कर देते हैं, मैंने 325 पढ़ा था, 350 कर देते हैं, 3,75,000, ठीक है। उसके बाद 5 years का डेप्रिसिएशन प्लान दिया हुआ है, बोला हाँ जो है विद हाफ ईयर कन्वेंशन विल बी एम्प्लॉयड, ये सारी चीजें ज्ञान है। मतलब न्यू इक्विपमेंट जो है, द एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट जो पुराना वाला है, उसकी जो बुक वैल्यू है वो कितने की है जी? 2 लाख की है। 2 लाख के बुक वैल्यू है एग्जिस्टिंग वाले की। अब बात आती है कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? 1 लाख। तो मार्केट वैल्यू आपकी कितने की है? 1 लाख की। ठीक है। एंड विल बी सोल्ड इमीडिएटली आफ्टर द इंस्टॉलेशन। द एनुअल इंक्रीमेंटल कैश फ्लो दिया हुआ, इफेक्टिव कैश रेट दिया हुआ। उसके बाद पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो फॉर द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का हमको बताना है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या होगा। ठीक है, तो ये पुराने मशीन की जो अच्छा, तो ये हमारा 3,75,000 में कोई डाउट नहीं है, ये हमारा कैश फ्लो है, ये है। अब हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि पहले साल का हमको बताइए कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपका कितना होगा। तो इसने बोला था कि एनुअल सेविंग आपकी जो है वो क्या है? एनुअल सेविंग है आपकी
175,000 की, ठीक है, जो कि प्री टैक्स है आई बिलीव। तो आपने टैक्स अलाउ करना है, टैक्स रेट देना है। टैक्स कितने का है जी? इसका इसका कितना परसेंट है? 40% है। तो हमने 40% का टैक्स दे दिया, तो आफ्टर टैक्स हमारे पास जो हाथ में बचेगा वो बचेगा 1,05,000 आफ्टर टैक्स। अब जो हमारा डेप्रिसिएशन जो फॉर फर्स्ट ईयर जो निकलेगा वो सिंपल है, 3,75,000 का 20%। 20% निकलेगा, तो 75,000 हो गया। और टैक्स शील्ड जो निकलेगा वो इस 75,000 का 40%। यानी कि अगर पहले साल का हमसे अगर कोई कैश फ्लो पूछेगा तो हम कितना बताएंगे? 1,35,000। ये सही है या गलत है? एक 135 सही है गलत है? सही है, सही है। 135 सही है। अच्छा, एक चेंजेस इसमें आ सकता था, पॉसिबल ये था कि ये ओल्ड मशीन का अगर बता देता कि अभी उसकी क्या डेप्रिशिएबल वैल्यू बची हुई है या कौन से परसेंटेज से इसको डेप्रिशिएट करना है, तो हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता। बट दिस इंफॉर्मेशन वाज नॉट देयर, तो आपके पास जितना इंफॉर्मेशन है उतना ही से आप डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। अब 0 ईयर पे अगर आपसे पूछता कि 0 ईयर पे कैश आउटफ्लो बताओ, आउटफ्लो बताओ, तो आपको क्या करना था? आपको सबसे पहले लेना था क्या? कैपिटल लॉस। लॉस कितने का? 1,00,000 का। टैक्स की सेविंग कितने की होती है आपके लॉस पे? 40% की। यानी आपके लिए इफेक्टिव कैश कितना होता? आपके लिए इफेक्टिव कैश कितना होता जी? 60,000। 1,40,000। इफेक्टिव कैश फ्लो होता है आपका 1,40,000। और 0 ईयर्स का कैश आउटफ्लो अगर आपसे निकालने बोलता तो आप बोलते 375 लग रहा है, 1,40 की सेविंग हो रही है, तो मेरे लिए 2,35,000 इज द इफेक्टिव कैश फ्लो। मेरे लिए इफेक्टिव कैश फ्लो क्या होता 0 ईयर का? 2,35,000, 2,35,000, ठीक है। तो ये सवाल थे आज के। ये सवाल दिया था क्या आपको हमने? डेप्रिसिएशन का डबल डिक्लाइनिंग रेट वाला मसला आपका क्लियर है? हाँ भाई साहब, बस भाई। यस मिराज भाई। डेप्रिसिएशन का डबल डिक्लाइनिंग रेट इज क्लियर फॉर यू? यस। एक सवाल दिएगा, आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बतानी है अभी। बोलूं? ओके। ओके ओके इंशाल्लाह। कैपिटल एसेट, क्योंकि एग्जाम में इस पे एक सवाल है, एंड दैट दे आर टेस्टिंग योर डबल डिक्लाइनिंग का आपका नॉलेज चेक करता है वो लोग। लो भाई,
डेप्रिसिएशन अंडर डीडीएम, डबल डिक्लाइनिंग मेथड। चलिए कैलकुलेट करके बताइए हमको 5 साल का, 6 साल का। 6 साल का 1 to 6 ईयर। 1 to 6 year। Is it 4,000 each year? आई डोंट नो, पहले साल 5 साल का बताइए ना। ये एक डाउट है मिराज भाई, साल्वेज वैल्यू दिस मेथड में साल्वेज वाली के बाद बेस करेगा डबल डिक्लाइन मेथड के अंदर अनस भाई साल्वेज वैल्यू नहीं माइनस होती डबल डिक्लाइन में। स्ट्रेट लाइन से तो 4,000 है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में थोड़ा फर्क है। 4,000 ईच आएगा, लास्ट ईयर में थोड़ा फर्क हो जाएगा। लेकिन अगर 4,000 ईच लेते हो तो वो तो 3 साल में राइट ऑफ हो रही है। सिंपल सी बात बोलूं, आपकी गलत है। ठीक है भाई, तो पहले निकालना पड़ता है एसएलएम रेट। उसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6 साल। फिर निकालना होता है डबल डिक्लाइनिंग रेट, ये उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एसएलएम। इसका मतलब होता है इसको मल्टीप्लाई करिएगा 2 से। ये होता है रेट। अब आइए लिखिए 1 2 3 4 5 6, 6 साल है। पहले साल का बुक वैल्यू कितना है? 12,000। डेप्रिसिएशन अंडर डीडीएम, अंडर डीडीएम ये इसका, ये ठीक है। अब जो कैरिंग वैल्यू होगा वो क्या होगा? 8,000। ये लिखेंगे, इसको लिखते जाएंगे। कहीं ना कहीं पे हमको रुकना पड़ेगा। वो रुकने के लिए हमारा लिमिट कहाँ पे है वो हम चेक करेंगे। वो लिमिट यहाँ पे आके खत्म हो जाता है, बिकॉज 3,500 is the limit. So here the depreciation will be this minus 3,400 minus this 3,500 minus this, and 5th and 6th year में depreciation will be 0 and 0। ठीक है भाई, इतना क्लियर आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो सिंपली आपसे टेस्ट कर लेंगे। मेराज भाई एक जो इसका मेथड है सम ऑफ ईयर का, ये सम ऑफ ईयर्स नहीं है ना भाई, ये डीडीएम। मैं कह रहा हूँ ये तो डीडीएम है, सही है ये। एक जरा सम ऑफ ईयर का भी लेना जरा इसी में। सम ऑफ ईयर्स में मैं ले लूं तो ऐसे लिखूंगा, पहले लिखूंगा ईयर, YEAR ईयर, 1 से लेके 6 तक खींचूंगा, यहाँ आ गए। फिर लिखूंगा वेट, वेट में होता है 6 5 4 3 2 1।
इसको करना पड़ता है टोटल। अब जो डेप्रिसिएशन निकलता है वो ऐसे निकलता है, इस 12,000 माइनस दिस, क्योंकि इतना ही को आप डेप्रिशिएट कर सकते हो ओवर द पीरियड, मल्टीप्लाई बाय दिस, डिवाइड बाय ये नीचे का टोटल। ठीक है, यहां से यहां तक को फिर वो कर दो फ्रीज। ये देखो 8,600 का डेप्रिशिएट हो गया, और देखो आपका 12,000 माइनस 3,400 कीजिएगा तो आपका ये 8,600 का डेप्रिशिएशन, यानी डेप्रिशिएशन पर ईयर आपको ये मिल जाएगा। सही। ठीक है, तो एग्जाम में डीडीएम कभी कभी आपसे टेस्ट कर सकता है, कभी भी आपसे सम ऑफ यस डिजिट टेस्ट कर सकता है, तो ये आपको एक बार थोड़ा सा कंसेप्चुअली आना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये सवाल मैंने बोला था 10 नंबर, अभी 5 मिनट बाकी है, 10 नंबर सवाल करके बताएं। हो सकता है। अरे लग जाएगा सर ना, करवाओ। मनोज भाई, ये सवाल सीएमए के एग्जाम का है। या इसको छोड़ दूं, इसको छोड़ दे क्या? नहीं नहीं, रहने दे, क्यों छोड़े। नहीं आप बोले ना हम कर लेंगे। मनोज भाई, जी भाई बोलिए। Miraj bhai, can you go to that Excel again for 1 second? Just click on the rate, please. Excel. Which rate? This rate, this rate, this rate. The first one, 1.6. Okay. Okay. Done. ये बताओ ना भाई, 10 नंबर। फदल फदल भाई, फदल كيفك نشوان؟ ما في मालूम है। Mints Corporation is considering the acquisition of the new technologically efficient packaging machine for 3 lakh रुपया। The equipment requirement is an immediate fully recoverable investment in working capital of 40,000, यानी 40,000 का अभी पैसा लगेगा, and the plan is used for 5 years and the subject to the 40% tax rate, use the 12% hurdle rate। कंपनी का नेट प्रेजेंट वैल्यू बताना है। कंपनी इज यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू टू एनालाइज द प्रोजेक्ट। बोला है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ओवरऑल, जो इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल में वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला ओवरऑल इम्पैक्ट जो ऑफ वर्किंग कैपिटल है वो क्या है। तो सबसे पहले इस टाइप के जब सवाल रहे हैं तो सबसे पहले सवाल को कॉपी कर लेने का। और फिर इसको क्रॉप करके छोटा करके अपने जहां जरूरत है वहां लेके जाने का, और यहाँ पे लिख के चिपका देने का। अब बोलने का बात करता है जी, क्या बोले? कितना खूबसूरत से आप टीचिंग करते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू।
पहले साल पे जाने के पहले 0 ईयर लिखने का इधर, ठीक है, इधर में 0 ईयर लिखने का और अभी से वर्किंग कैपिटल पे ध्यान देने का। पहले साल में आप 40,000 का वर्किंग कैपिटल लगाया है और आपको 5वें साल में 40,000 का वर्किंग कैपिटल मिलेगा वापस, जिसको इंग्लिश में बोलता है रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। बट चूंकि डिस्काउंटिंग फैक्टर डिफरेंट होगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स डिफरेंट होगा। पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 होगा, 5वें साल का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा वो होगा 1 डिवाइड बाई 1 पॉइंट कितना परसेंट का है, 12 टू द पावर 5, ठीक है जी। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देगा ऐसे करके और इधर आंसर कर देगा टोटल को। तो आप बोल सकता है कि 17,320 रुपए का WC यानी वर्किंग कैपिटल पे डिफरेंसेस रहेंगे। ये सवाल जो है बहुत आसान है, लेकिन अगर आप लॉजिक भूल जाइएगा तो फिर मुश्किल है। कमाल भाई, कमाल भाई, अनस भाई, इसमें कोई डाउट हुआ है क्या इस सवाल पे? हेलो हेलो। यस भाई, इस सवाल पे कोई डाउट है? डाउट, हर्डल रेट मतलब क्या है? अरे बाबा, डिस्काउंट रेट का नाम है हर्डल रेट। अच्छा, ठीक है। चलेगा? चले, ठीक है नराज भाई। चले, तो ये आज मैं इसको इधर ही स्टॉप करते हैं। मेरे को आज पढ़ाना था वैसे नेक्स्ट चीज लाइक IRR, बट मैं ये एक सवाल आपको देता है कि आप करके रखिएगा। दिस आई विल बी सेंडिंग टू यू। अगर एनपीवी का मेथड क्या है, पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो, एनपीवी इज ग्रेटर देन 0 है, देन वी कैन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। दूसरा, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें एनपीवी क्या है। एनपीवी के कुछ स्ट्रेंथ है, यहाँ पे सिर्फ होता है कि इसके नंबर इजी टू इंटरप्रेट होते हैं। दूसरा क्या होता है, एक्सेप्टेशन क्राइटेरिया सिर्फ इतना ही है कि एनपीवी जिसका ज्यादा होगा उसको आप ले लीजिएगा, ठीक है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इन कैलकुलेशन होता है, बट यहाँ पे इसका वीकनेस क्या है कि नॉन फाइनेंस वाला बंदा को डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू निकालना ही मुश्किल होता है, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा प्रॉपर नहीं होता। दूसरा, अगर कभी कभी आप अगर पीआई बेसिस पे जाते हैं, यानी रैशनिंग में जाते हैं कि अगर आपके पास लिमिटेड फंड है, पर रुपया पर डॉलर रिटर्न अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो एनपीवी में कभी कभी आपके डिसीजन गलत हो जाते हैं। तो दिस इज द वीकनेस ऑफ द एनपीवी, ठीक है। तो ये 3 पेज है जिसको आपको एक बार देखना था। अभी हम यहाँ पे आपको बताते हैं क्या क्या चीज हमने यूज करना सीख लिया है। तो हमने बोला है कि कभी भी जब आप कैश फ्लो निकालिएगा तो कैश फ्लो का मतलब क्या, पहले तो कैश आउटफ्लो का मतलब क्या होता है। कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो हम लोगों ने दोनों निकाल लिया। नॉर्मली हमको टैक्स इफेक्ट कंसीडर करना पड़ता है। दूसरा, ईच रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द प्रोजेक्टेड रिस्क निकालना पड़ता है अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट से, जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर्डल रेट ये पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, ठीक है। द मेन वीकनेस क्या होता है, कभी कभी आपके पास इनफ्लो आउटफ्लोज नहीं मिलता, तो ये जो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक्स है इसके ये डिफिकल्टीज है। एनपीवी के यहाँ पे एक एग्जांपल्स है, ये आपको करना है, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। उसके बाद IRR जो होता है, IRR एक पॉइंट होता है, इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन देख ले। IRR वो पॉइंट होता है, IRR
जहां पे आपके एनपीवी 0 हो जाते हैं। तो IRR इज द रेट एट विच एनपीवी इज 0। ठीक है, तो IRR is solved by determining the rate that equates the PV of inflow to the PV of outflow. The method use the financial calculator, spreadsheet कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको कैलकुलेटर से बता दूंगा। ठीक है जी, और ये मैनुअली हो सकता है, ये लाइन थोड़ा सा गलत लाइन है, मैनुअली हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वी नीड द कैलकुलेटर। IRR जो होता है वो ग्रेटर या इक्वल टू द ये हो सकता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो सकता है, जिसको हम हर्चल रेट बोलते हैं। अगर उससे नीचे अगर कुछ भी आ रहा है तो हम क्या करेंगे जी, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर या उससे बड़ा आया तो एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर उससे नीचे आया तो हम रिजेक्ट कर देंगे इफ वी आर गोइंग फॉर द IRR बेसिस। यहाँ पे एक कैलकुलेशन है, इसका IRR कैलकुलेट करना है। तो IRR ये पॉइंट होता है जहाँ पे आपके एनपीवी 0 होते हैं। तो ये दिस इज द एनपीवी का लाइन है, ये जहाँ पे आगे 0 हो जाता है दिस इज गोइंग टू बी द IRR रेट। तो ये हम लोग का यहाँ पे IRR रेट निकलता है। उसके बाद IRR के कुछ स्ट्रेंथ है। IRR का स्ट्रेंथ ये होता है कि इजी टू इंटरप्रेट होता है। दूसरा, एडवांस क्राइटेरिया जनरली कंसिस्टेंट विद द शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होते हैं उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट, और तीसरा होता है डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, तो तीनों जो चीजें होती है, तीनों फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर काम आते हैं, जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव 2 होता है। एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म अप्रोच होते हैं, जहां पे बिजनेस में शेयर होल्डर्स का वैल्यू एडिशन होता है। अब बात बोलता है कि ये IRR को समझने के लिए भी आपको फाइनेंस का नॉलेज चाहिए। दूसरा, यहाँ भी वही बात बोल रहा है कि इसमें बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, इट इज पॉसिबल दैट देयर एग्जिस्ट नो IRR ऑन द मल्टीपल IRR हो सकता है फॉर अ प्रोजेक्ट, देयर आर द सेवरल स्पेशल केसेस लाइक दैट। ठीक है, बट ये डिफिकल्ट टू कैलकुलेट होता है। इसमें फाइनेंस का नॉलेज भी चाहिए, फाइनेंशियल कैलकुलेटर भी चाहिए। दूसरा जो होता है PI का मतलब होता है जो हमारा जो PV ऑफ इनफ्लो होता है उसको डिवाइड बाय PV ऑफ आउटफ्लो करते हैं। इससे हमको पता चलता है पर रुपीज में कितना रिटर्न आया। PI जो होता है अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट हमको पैसा दे रहा है तो हम लोग इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज वी विल रिजेक्ट इट। इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो रिटर्न है कि पर डॉलर पे कितना रिटर्न, पर डॉलर पे कितना रिटर्न, दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये भी सवाल पे आपने करना है। इसकी अपनी कुछ स्ट्रेंथ या वीकनेस होती है। इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसमें हमको ये पता चलता है इजी टू इंटरप्रेट है, क्योंकि ये पर डॉलर इन्वेस्टमेंट बताता है। दूसरा, एक्सेप्टेंस इन जनरली कंसिस्टेंट विद द कंसीडर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये भी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को फॉलो करता है। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड लुकिंग कंसेप्ट है। ठीक है, यूजफुल फॉर द कैपिटल रेशनिंग। कैपिटल रेशनिंग का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपके पास लिमिटेड फंड होते हैं और मल्टीपल म्यूचुअल एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव प्रोजेक्ट्स में आपको इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रेशनिंग। इसकी भी वीकनेस ये है कि फाइनेंस का नॉलेज चाहिए, ये आसानी से कैलकुलेट नहीं हो सकता। ठीक है, अगर क्योंकि इनफ्लो इट इज पॉसिबल दैट PI कैन नॉट बी यूज्ड इफ द इनिशियल कैश फ्लो इज एन इनफ्लो। अगर पहले पैसे आ रहे हैं बाद में पैसे जाएंगे तो हो सकता है कि हम PI कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी जो छोटी छोटी से पॉइंट्स के डिस्कशन थे वो यहाँ पे एक बार समराइज किए हुए हैं। अगर पढ़ ले तो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 3 ही पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया है। चौथा पॉइंट हमने अलग से डिस्कस कर दिया था, पे बैक पीरियड। अब आएगा सारा न्यूमेरिकल्स वी विल डिस्कस, और कैपिटल रेशनिंग, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और IRR का हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो इसको एक बार थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो बेहतर है। ठीक है सर।